गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं जनसंख्या की वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की। पिछली वीडियो में अपने पढ़ा भारत की जनसंख्या के बारे में, भारत के जनसंख्या घनत्व के बारे में, लिटरेसी रेट के बारे में। इनके अध्ययन के बाद में अब इस जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उन पे अपने बातचीत करते हैं। नियतिवादी विचारकों के मतानुसार भूतल पर जनसंख्या के वितरण को प्राकृतिक कारक ही निर्धारित करते हैं, जबकि संभववादी भूगोलवेताओं के अनुसार इस मानवीय कारकों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। वास्तविकता यह है कि धरातल के किसी भाग में जनसंख्या का अधिक या सघन रूप में पाया जाना अथवा अल्प जनसंख्या या कम जनसघनता का मिलना विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों के प्रभाव का परिणाम होता है। जनसंख्या के वितरण का कोई एक कारक अधिक प्रभावशाली हो सकता है, किंतु अन्य पर इन कारकों का उल्लेखनीय प्रभाव पाया जाता है। अतः जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर जनसंख्या की परिस्थिति के रूप में विचार करना उचित होगा। पृथ्वी के धरातल पर किसी भाग में जनसंख्या का अधिक या सघन रूप में पाया जाना अथवा अल्प जनसंख्या या कम सघनता का विभिन्न प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों, पूर्व में जैसे मैंने बताया, कि समुचित प्रभाव का परिणाम होता है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक है प्राकृतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक कारकों की। प्राकृतिक कारकों में महत्वपूर्ण कारक है जलवायु, यानी कि लंबे समय की वायुमंडलीय दशा क्या है, जलवायु है। और उस जलवायु मनुष्य के रहन सहन को, उसकी संस्कृति को खूब प्रभावित करती है, और इसी प्रभाव के कारण जनसंख्या के वितरण और घनत्व को महत्वपूर्ण कारक ये प्रभावित करता है। अब हम जलवायु की बात करते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य, निवास तथा क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु का सर्वोपरि स्थान है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, प्रचलित पवनें तथा परिवर्तित जलवायु के प्रमुख घटक हैं जो मानवीय क्रियाशीलता को नियंत्रण करते हैं। स्वास्थ्यवर्धक जलवायु मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है। हंटिंगटन ने मानसिक कार्य के लिए 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस और शारीरिक श्रम के लिए 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान को सर्वोपरि माना है। इसी प्रकार शीतोष्ण जलवायु मानव स्वास्थ्य तथा आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं जलवायु मनुष्य के स्वास्थ्य एवं उसके निवास और क्रियाओं को प्रभावित करता है। जलवायु के प्रमुख घटक तापमान, आर्द्रता, वर्षा और प्रचलित पवनें होती हैं। ये सभी घटक मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। संसार की सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्र मानसूनी एशियाई देशों में देखने को मिलता है। इसमें चीन, जापान, वियतनाम, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि देश आते हैं। अब जिन्होंने मैंने नाम बताया है, ये मानसूनी देश आते हैं, और इनमें लगभग विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के मैदानी भागों में सर्वाधिक जनसंख्या का जनाब देखने को मिलता है, क्योंकि इन प्रदेशों में कम परिश्रम के साथ वर्ष में 2 फसलें उगाई जा सकती है। इसमें यहाँ खाद्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता रहती है। शीतोष्ण जलवायु वाले पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा उत्तरी अमेरिका के शीतोष्णीय जलवायु वाले पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय भागों में बृहत जनसंख्या का निवास है, क्योंकि मनुष्य सामान्यतः 4 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहजता के साथ सह सकता है। पृथ्वी पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अत्यधिक गर्म एवं अत्यधिक ठंडे क्षेत्र हैं, जहाँ पर मानव के लिए जलवायु अनुकूल नहीं है, इसलिए यह क्षेत्र जनसंख्या विहीन क्षेत्र हैं। इनमें अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड आदि शीत प्रदेश हैं। अत्यधिक शुष्क क्षेत्र एवं गर्म क्षेत्र जैसे अफ्रीका में सहारा, कालाहारी मरुस्थल, एशिया में अरब, थार, गोपी का मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय भाग लगभग मानव विहीन क्षेत्र है। अब हम बात करके देखें आटाकामा क्षेत्र, ये अर्जेंटीना का मरुस्थलीय भाग है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है।
तो इसमें अभी तक 450 वर्षों से बरसात नहीं हुई। विश्व का सबसे शुष्क स्थान अटाकामा मरुस्थल है, तो वहाँ कौन रहना पसंद करेगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण कारक है स्थलाकृति या टोपोग्राफी, जिसे हम कह सकते हैं उचावच एक प्रकार का। किसी भू क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर यहाँ की स्थलाकृति का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है, पठारी भागों में सबसे कम, उससे कम, और पहाड़ी भागों में सबसे कम पाई जाती है। समतल होने के कारण मैदानों में कृषि के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होती है और साथ ही यहाँ यातायात, सिंचाई, व्यापार आदि की सुविधाएं भी अधिक सुलभ होती है। यही कारण है कि विश्व के विभिन्न भागों में नदियों द्वारा निर्मित समतल मैदान जैसे सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान, पाकिस्तान में सिंधु नदी का मैदान इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन, अधिकांशतः जनसंख्या इसके पूर्वी भाग में जैसे हुआंगो, यांगटी शीक्यांग नदियों के मैदान में संकेंद्रित है। पूर्वी भाग में जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से अधिक है, जबकि पश्चिमी पहाड़ी तथा पठारी भागों में जनसंख्या अल्प है। इसी प्रकार यूरोप में राइन, ड्यूब, सीन, वोल्गा आदि नदियों के मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी का मैदान सघन रूप से आबाद हैं। इसके विपरीत पहाड़ी प्रदेश में ऊंचे नीचे अधिक विषम होने के कारण खेती करने, बस्तियां बनाने, यातायात आदि की दृष्टि से सर्वज्ञ अनुपयुक्त होते हैं। यही कारण है कि विश्व के सभी ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में प्राय जनाभाव है। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण को स्थलाकृति इस प्रकार से प्रभावित करती है। देखने को मिलता है कि हम जानते हैं ज़्यादातर जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है, जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया। इसके विपरीत पहाड़ी क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा इसका महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी। प्राकृतिक कारकों में मिट्टी एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी की उपस्थिति मानव निवास को सदैव आकर्षित करती है। वास्तव में मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का ही इतिहास है, क्योंकि व्यक्ति की शिक्षा का प्रारंभ इस मिट्टी से होता है। यहाँ यह रहता है कि मिट्टी की वनस्पति का आधार है, क्योंकि सभी प्रकार के पेड़ पौधे मिट्टी में ही उगते हैं, अतः इसके विकास के लिए उर्वरक तथा उपयोगी मिट्टी अनिवार्य है। मनुष्य सहित सभी प्रकार के शाकाहारी प्राणियों का भोजन अनाज वनस्पति के रूप में मिट्टी से ही प्राप्त होता है। मांसाहारी जीव जंतु प्राणियों पर निर्भर होते हैं, सामान्यतः वे मिट्टी से ही उगने वाली वनस्पतियों पर पलते हैं। इस प्रकार शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के प्राणियों में मनुष्य को भोजन मिट्टी से ही प्राप्त होता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियों में भौतिक तथा रासायनिक भिन्नता देखने को मिलती है। रासायनिक तत्वों के समावेश से कुछ मिट्टियां अधिक उपजाऊ होती है, जैसे लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी, नदियों के अवसाद में जलोढ़ मिट्टी आदि। विश्व के विभिन्न नदी घाटियों में पाई जाने मिट्टियों का यहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है, और जहाँ पर खराब मिट्टियाँ पाई जाती है वहाँ पर कम लोग रहना पसंद करते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण कारक है खनिज पदार्थ। औद्योगिक क्रांति के पश्चात खनिज संसाधनों की उपलब्धि ने जनसंख्या वितरण को काफी प्रभावित किया है। लोहा, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज हैं, जिसके उपयोग से उपयोगी वस्तुएं निर्मित की जाती है। सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनियम और बहुमूल्य खनिज हैं, जो उपयोगी मात्रा में विश्व के कुछ सीमित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम आदि शक्ति के प्रमुख साधन हैं, जिसके उपयोग से आधुनिक कारखाने, परिवहन के साधनों को संचालित किया जाता है। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के पश्चात खनिज पदार्थों की उपलब्धि ने जनसंख्या के वितरण को ज़्यादा प्रभावित किया है। यूरोप में 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कोयला पेटी पाई जाती है। इसका विस्तार पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन से लेकर पूर्व में रूस तक फैला हुआ है। इस पेटी में लोहा इसकी भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें यहाँ लोहा इस्पात उद्योग विकास हुआ है। दक्षिण पश्चिमी एशिया के शुष्क भागों में जहाँ पेट्रोलियम के विशाल भंडार है, मानव निवास के लिए पर्याप्त दशाएं प्रतिकूल होते हुए भी पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य गणराज्य, कुवैत, ईरान, इराक आदि देश इसके उदाहरण हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल मरुस्थल में कालगोडली के विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। इसके निकट नगरों का विकास भी हुआ है। इस प्रकार
हम कह सकते हैं कि खनिज पदार्थ जनसंख्या के एकत्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्राकृतिक कारकों में जलाशय इसका भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जल मनुष्य की एक जैविक आवश्यकता है जिसके अभाव में मानव जीवन संभव नहीं है। अतः मनुष्य का निवास वहीं हो सकता है जहां पानी पीने के लिए कोई जल स्रोत उपलब्ध हो। पीने के साथ घरेलू कार्यों के लिए, औद्योगिक कार्यों के लिए, सिंचाई आदि के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जलापूर्ति की सुविधाओं वाले क्षेत्रों में जनसंख्या की सघनता पाई जाती है। प्राचीन काल में जब नदियां यातायात की प्रमुख साधन थी, महत्वपूर्ण नगरों का विकास अधिकांश नदियों के किनारों पर हुआ था। आधुनिक काल में विश्व व्यापार के दृष्टिकोण से समुद्री मार्गों का महत्व सर्वाधिक है। यही कारण है कि संसार के बड़े बड़े नगर समुद्र तटों पर स्थित हैं और महत्वपूर्ण समुद्र पत्तनों के रूप में विकसित हुए हैं। न्यूयॉर्क, न्यू ऑर्लियंस, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, लंदन, टोक्यो, शंघाई, सिंगापुर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आदि इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जल जीवन का एक आवश्यक, इसमें हम पीने के साथ साथ घरेलू कार्यों में उपयोग करते हैं। जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति सुविधाएं अच्छी है वहाँ जनसंख्या की सघनता अधिक पाई जाती है, जिन क्षेत्रों में कम है वहाँ सघनता कम पाई जाती है। जल परिवहन का भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ये सारे के सारे प्राकृतिक कारक थे। अब हम बात करते हैं मानवीय कारकों की। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारण स्थिति भी है। मानवीय कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है आर्थिक कारक। किसी भी क्षेत्र में मानव निवास के लिए यहाँ जीविका किसी न किसी साधन का पाया जाना अनिवार्य है। जीविकोपार्जन का साधन होना आवश्यक है। जीविका के साधनों में आखेट, पशुपालन, कृषि, खनन, उद्योग धंधे, व्यापार, परिवहन, विविध सेवाएं आदि प्रमुख है। विश्व के जिस भाग में कोई एक अथवा एक से अधिक आय के स्रोत उपलब्ध हैं तथा विकसित होते हैं वहाँ निवास के लिए जनसंख्या आकर्षित होती है। कृषि प्रधान देशों के उन भागों में जहाँ उपजाऊ मिट्टी सहित अन्य भौगोलिक परिस्थितियां कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं वहाँ मानव बसाव अधिक पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान, चीन के मैदान, बांग्लादेश के डेल्टाई भाग में जनसंख्या अधिक होने का कारण भी यही है। आर्थिक कारणों के द्वारा भी किसी भी क्षेत्र में मानव के निवास के लिए यहाँ जीविका के किसी न किसी साधन का पाया जाना अनिवार्य है। जीविका के साधनों में जो मैंने जैसे पूर्व में बताया आपको, खेत, पशुपालन, कृषि, खनन, उद्योग धंधे, व्यापार, परिवहन आदि सम्मिलित किए जाते हैं। और जहाँ पे ये कुछ आर्थिक कारक अधिक सुलभता से मिलते हैं वहाँ अधिक जनसंख्या का एकत्रीकरण होता है। जहाँ पे कम मिलते हैं वहाँ पर जनसंख्या का एकत्रीकरण कम पाया जाता है। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशल कल्चरल फैक्टर्स। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप पर सामाजिक संगठन, वर्ग भेद, रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक विश्वास, जीवन मूल्यों के अभाव को अपेक्षाकृत लघु स्तर पर देखा जा सकता है। जिन रूढ़िवादी समाजों में सामाजिक मान्यताएं तथा धार्मिक विश्वास आदि परिवार नियोजन में बाधक होते हैं वहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर तीव्र होती है। इससे वहाँ जनसंख्या का घनत्व तेजी से बढ़ता है। विभिन्न मुस्लिम देशों तथा विकासशील देशों में सामाजिक अवरोधों की जटिलता के कारण जनसंख्या की सघनता चिंताजनक वृद्धि हो रही है। सामाजिक प्रथाएं तथा जीवन मूल्य जनसंख्या के स्थानांतरण को भी नियंत्रित करते हैं। इसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप को देखने को मिलता है। भौतिकवादी पाश्चात्य संस्कृति के आर्थिक संपन्नता के लिए जनसंख्या के प्रवास को प्रोत्साहित करती है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक जनसंख्या वाले यूरोपीय देशों से बड़े पैमाने पर मानव स्थानांतरण अरब जनसंख्या वाले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका अन्य देशों में हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण कारक है। अन्य कारकों में राजनीतिक कारक सरकारी नीतियों और जनसंख्या के वितरण और घनत्व को विभिन्न रूपों में नियंत्रित करती है। विभिन्न देश अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपनी अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं। इसके द्वारा जनसंख्या वृद्धि तथा प्रवास को नियंत्रण करने का प्रयत्न किया जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जनसंख्या प्रवास पर राष्ट्रीय नियंत्रण कम होता था, जिससे बड़े पैमाने पर जनसंख्या का स्थानांतरण संभव था। इस समय यहाँ नए आर्थिक संसाधनों
का पता चलता था वहाँ प्रौद्योगिकी वाले घने बसे हुए क्षेत्रों से लोग आकर बसने लगते थे और उपनिवेश की स्थापना करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लगभग सभी राष्ट्रीय सरकारों ने आप्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति व्हाइट पॉलिसी के परिणाम स्वरूप यहाँ गोरी जातियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को नागरिकता नहीं प्राप्त हो सकती है। इसी प्रतिबंध के कारण सघन बसे हुए एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में आप्रवास पूर्णतः प्रतिबंधित है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या के 50वें भाग से भी कम है। इसी प्रकार देश में विभाजन, युद्ध आदि के परिणाम स्वरूप जनसंख्या का स्थानांतरण होने से जनसंख्या वितरण प्रतिरूप प्रभावित होता है। सन 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन तथा इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकार हम जनसंख्या के प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटकर हमने पढ़ा और ये जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा प्राकृतिक कारक में पढ़ा आपने जलवायु के साथ में पढ़ा स्थलाकृति, इसके अलावा मिट्टी, खनिज पदार्थ, जलाशय और स्थिति, और मानवीय कारकों में पढ़ा अपन ने आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक। इस प्रकार ये सब कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं और इन्हीं के द्वारा जनसंख्या नियंत्रित होती है। धन्यवाद।